अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। 10 मई 2025 पाकिस्तानी अफवाज ने जो तारीख रकम की, आज दुनिया उसकी मोतरफ है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी दिफा नाकाबिल तस्खीर, लेकिन अब हमें मईशत को आगे बढ़ाना है, मईशत को मुस्तहकम करना है। ये मिन हैसुल कौम हमारी हम सब की ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान की मईशत में, इसकी मईशत को मुस्तहकम बनाने में हम अपना अपना हिस्सा डालें। और ये सब सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है कि जब इस मईशत को डॉक्यूमेंट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला गुर्बत या जहालत नहीं, बल्कि जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, गैर दस्तावेजी मईशत है, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। और इसमें जिस तरीके से हमें चेंज लेकर आना है, पूरी दुनिया जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, चाहे वो मईशत को डिजिटल साइड से या डॉक्यूमेंट उस तरह से कर रही है या डिजिटाइजेशन से डॉक्यूमेंट कर रही है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे टूल्स हमें अपनाने होंगे। और उन सब से कहीं बढ़कर जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसको सही तरीके से आगे लेकर चलना है, उसे सही तरीके से कैपिटलाइज करना है कि पाकिस्तान के नौजवानों का जो हुनर है उसको हम बरूए कार लेकर आएँ। तो ये रिवायती सेठ कल्चर है जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, इनको भी अब तर्क करना होगा और जदीद दौर के जदीद तकाज़ों के साथ आगे बढ़ना होगा। तो आज के प्रोग्राम में इसी अहम इशू को हम डिस्कस करेंगे। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फैसल कमर साहब, जो कि CEO हैं डेसिबल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपकी तशरीफ आवरी का। थैंक्स फॉर हैविंग मी जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो 10 मई को दुनिया ने देखा, कितना मोराल बुलंद हुआ पाकिस्तान का, और आप जैसे लोगों का जो कि इंटरनेशनली भी चीज़ें देखते हैं और ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी है, तो क्या देखा पाकिस्तान में? इन माय ओपिनियन, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। इस पूरे एपिसोड के अंदर हम बहुत अरसे से अपने आप को इन परसेप्शन रेलेवेंट नहीं देख पा रहे थे। हाँ। एक तो बहुत बड़ी चीज़ ये हुई कि हम दुनिया के लिए रेलेवेंट हो गए। बिल्कुल। और साथ ही साथ हमारे पास, आई एम क्वाइट श्योर कि हमारे पास एक डिप्लोमेटिक स्पेस क्रिएट हुई है जो बड़े अरसे से हम कोशिश में थे, नहीं मिल रही थी। अब इम्पॉर्टेंट बात ये कि उस डिप्लोमेटिक स्पेस को हम कितनी देर अलाइव रखते हैं, उससे क्या अहदाफ पूरे करते हैं, विच इज़ गुड फॉर आवर इकोनॉमी और गुड फॉर आवर ब्रांडिंग एज ए कंट्री टू द ग्लोबल वर्ल्ड। एंड एट द सेम टाइम हमारे पास इसी जो है वो इस सिलसिले में को हम लोकली कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, जैसे आपने फरमाया ग्लोबल पाकिस्तान की जो इमेज बिल्डिंग और ब्रांडिंग की ज़रूरत है। और दूसरा अहम एक पॉइंट के जो हम बात करते हैं ना कि जनाब, वो इंडिया में बहुत IT कंपनीज और जो पावर टेक कंपनीज हैं वो वहाँ पर ठीक ठाक हैं, और सारे CEOs वगैरह जो हैं वो इंटरनेशनली, वो इंडियन हैं सारी चीज़ें। और इंडिया की अगर हम IT एक्सपोर्ट्स की बात करें, वो $300 बिलियन की उनकी जो IT एक्सपोर्ट्स है, वाइल पाकिस्तान की हमारी IT एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $3 अरब की। कहाँ 3 अरब, कहाँ 300 अरब। लेकिन साइबर सिक्योरिटी की स्पेस के अंदर भी पाकिस्तान ने जो है बिल्कुल वाइप ऑफ किया। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ऐसे में अब पाकिस्तानी जो हुनरमंद हैं, पाकिस्तानी जो टेक्निकल आप कह लें कि जो लोग हैं, उनके लिए कहाँ किस डिपार्टमेंट में आप समझते हैं कि इंटरनेशनली उनकी जो एक्सेप्टेंस है, कबूलियत जो है वो बढ़ेगी? और रादर कि हम जब बात करते हैं अपने ग्रीन पासपोर्ट की अहमियत की, उसको कितनी कदर की मंजिलत से देखा जाएगा, या कदर मंजिलत जो है उसकी कितनी बढ़ेगी? सर, हमारे पास इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल स्पेस हम इस वक्त कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं। लेबर आर्बिट्राज एग्जिस्ट करता है, हमारी करेंसी जिस वैल्यू पे एग्जिस्ट करती है, हमारे पास मैन पावर है जो हमारा सबसे बड़ा असासा है। और क्योंकि मेरा शोबा आउटसोर्सिंग का है और हम ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान आउटसोर्सिंग का हब होगा, तो इस हवाले से जो स्किल बेस का एलिमेंट है, वो स्किल बेस का एलिमेंट हमें ज़रूरत है कि उसको मजमूई तौर पे
इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। अभी बिट्स एंड पीसेस में तो बहुत सारा काम हो रहा है जिसको आप पॉलीटेक्निक ट्रेनिंग कहते हैं, जिसमें आप आईटी के शॉर्ट कोर्सेज कहते हैं, क्योंकि दुनिया अब जिस तरह बढ़ रही है डिग्रियों से ज़्यादा पोर्टफोलियोज का काम हो गया है। यानी पोर्टफोलियो का मतलब है अगर मुझे एक हुनर आता है तो मेरी अगर डिग्री नहीं भी है तब भी मैं रेलेवेंट हूं दुनिया के लिए। ठीक है, तो हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है लोगों का वो ज्यादा रेलेवेंट हो गया। और हमें इन सारे बिट्स एंड पीसेस में जो इस वक्त हम हैं इसको एक सिंक्रोनाइज करने की जरूरत है, एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स। एब्सोल्युटली, और इसमें बहुत प्रोविजन है। हमारे पास कतर हो, पूरा मिडल ईस्ट हो, चाइना हो, हमारे पास यहाँ हमारी मैन पावर की बड़ी वैल्यू है। और इस हवाले से अगर हम स्किल्ड हैं सर तो बहुत सारे हवालों से हम ब्रांडिंग के प्रॉब्लम को मिटिगेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फैसल एक जो बात हमेशा कही जाती है ब्रेन ड्रेन, ठीक है, वेल उसमें अलग अलग थ्योरीज हैं। एक तो ब्रेन ड्रेन ये हुआ कि जनाब पाकिस्तान में अगर आप जो हमारी यूथ है जो हर साल मेरे ख्याल से 40 लाख के करीब जॉब मार्केट के लिए आते हैं और उसमें भी मेरे ख्याल से 30 to 40% हार्डली वो अकोमोडेट हो पाते हैं। एक तो ये कि जनाब आपके पास इतने वसाइल हों, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हों, आप उनको दे रहे हों और फिर वो बाहर चले जाएं तो शायद वो ब्रेन ड्रेन कहलाएगा, अदरवाइज़ तो आप अकोमोडेट ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में जो लोग बाहर जाते हैं वो कितने इफेक्टिव पाकिस्तान के लिए एक फोर्स है? सन ब्रेन तो हमारे पास हमारे जो करंट सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें एक क्वालिफाइड आदमी ये सोचता है कि एट द एंड ऑफ द डे मेरे अर्निंग्स कितनी हैं। आपके पास एक तो जो रिसेंटली आपने सैलरी पे टैक्सेस लगाए हैं वो फैक्टर भी आपकी अर्निंग्स को मज़ीद रिड्यूस कर देता है। तो कुछ चीज़ें हमारे पास, और हम जब कंपेयर करते हैं बाहर से, तो हम जहाँ एक 10 मिलियन से ऊपर वाला जो कि इंटेलेक्ट है, जिसकी इवेंचुअल डेस्टिनेशन है टू बिकम द डायरेक्टर एंड जीएम एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी, जब आप उसको 47% का टैक्स लगा देंगे सुपर टैक्स मिला के, तो वो ये सोचेगा कि मेरे पास ऑल्टरनेट वे में एक 47% का गेन मौजूद है। अगर मैं उसमें से 25% कॉम्प्रोमाइज़ भी करता हूँ तब भी मुझे बाहर चले जाना चाहिए। फैसल मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जहाँ बैठे ना इसी यहीं पर हमारी जो लास्ट बजट ट्रांसमिशंस थी उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सीईओज, मल्टीनेशनल और पाकिस्तान की जो कंपनीज़ हैं उनके बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और उनका शदीद नाराज़गी थी हुकूमत के ऊपर जिस तरीके से ये सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स लगाया गया है। और ये था कि हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि हम मिडिल ईस्ट चले जाएं, फार ईस्ट चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं पाकिस्तान के अलावा, क्योंकि यहाँ पर काम नहीं करने दिया। आपने बिल्कुल वही बात की। और मैं इसके साथ साथ ही ऐड करना चाहता हूँ, मैं जिस इदारे से ताल्लुक़ रखता हूँ हम तकरीबन कोई 2.5 लाख पे स्लिप यानी 2.5 लाख तनख्वाहें बनाते हैं हर महीने। दैट्स द काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म आई हैव। और उसमें पिछले साल हम कर ये रहे हैं कि जो डिस्पैरिटी है कि हम यहाँ 35% पे ले गए हैं और रिटेल को 6% पे रखा हुआ है और कॉर्पोरेट को आपने 30% पे रखा हुआ है। ये जो डिस्पैरिटी है, हमारे पास बेतहाशा कंपनी आई जो गवर्नेंस करना चाहती हैं, लेकिन जब एम्प्लॉई को अपनी टेक होम कम लगती है बढ़ती हुई इन्फ्लेशन इनकी इकोनॉमी में, तो फिर वो कहता है कि गवर्नेंस को छोड़ें जी, जो सेठ कल्चर है वो प्रमोट हो रहा है और फिर वो आपसे रास्ते पूछते होंगे कि किस तरीके से। नहीं, जैसे टैक्स कंसल्टेंट है ना, मेरे ख्याल से वो कहीं पे भी वो टैक्स अदायगी से ज्यादा टैक्स से बचना और निकलना जो है उसके रास्ते पाकिस्तान में बताए जाते हैं। और मुझे सिर्फ खदशा इस हवाले से ये है कि पहली दफ़ा बहुत सारे लॉयर्स आ गए हैं सैलरीड क्लास को सपोर्ट करने के लिए कि जी आप जाके एफबीआर से कहें कि जी एहतजाज करें, ये रोडों पे भी लोग आए। ये बड़ी रेयर सिचुएशन है इस तबके की। They will draw their own way. If you constantly provoke them with unfair means, शायद। But there should be a line. Like unfair means एक अलग चीज़ है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि आपकी सोसाइटी के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है ये जो हमारे वो सारे सेगमेंट्स हैं जो टैक्स नेट से बाहर हैं। हम ये नहीं कहते कि जनाब आप टैक्स नेट नहीं कहा जाए, आप टैक्स बेस बढ़ाइए, रादर कि आप टैक्स रेट को बढ़ाते हैं। तो सर आपके इब्तदाइया में जिस बात की आपने निशानदेही की, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी, हमने जिस तरह इस जंग में कारकर्दगी दिखाई है, हमने इस जंग में डिसिप्लिन दिखाया है, इस जंग में प्रोफेशनलिज्म दिखाया, अब ऐसे ही प्रोफेशनलिज्म एफबीआर में भी दिखा दें।
और हम एफबीआर में दिखा दें वो जो हम ओनली इन एफबीआर सर एफबीआर से शुरू कर लें, कोई नया काम नए काम पुराने ही दोबारा रिवाइव कर क्योंकि मैं तो ये कह रहा हूं एफबीआर का बस नहीं चलता, वो तो पूरे पाकिस्तान को हर जगह पे जो है विदहोल्डिंग एजेंट बना दे, अपना काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सब विदहोल्डिंग एजेंट बना दिया बस सर। और बाकी लोगों को एक शनाख्ती कार्ड ट्रांजैक्शन पे इस्तेमाल करने की इन्फोर्समेंट करा दें और साथ ही साथ हमारे पास इन्फोर्समेंट को प्रायोरिटी दे दें, चाहे उसकी निगहदाश्त जो है वो चाहे सिविल सर्वेंट्स ने करनी हो चाहे नॉन सिविल सर्वेंट्स ने करनी हो, और हमारे पास इस डॉक्यूमेंट के लिए वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल अब सरकारी मशीनरी का पार्ट बनना चाहिए। और बहुत अच्छी मूव्स कुछ एफबीआर की रिसेंटली आई हैं जहाँ पे दे आर इंडक्टिंग प्रोफेशनल्स। हमारे बहुत सारी, मैं आईकैप कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स हमारे अब जो है डिफरेंट कमिटीज़ का पार्ट बने हुए हैं। हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ये काम करने पड़ेंगे टू इंश्योर ये सस्टेनेबल हो। कोशिश इमरान बहुत हुई है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये डिसिप्लिन जो हमने 10 मई को दिखाया है, अब इसकी कंटिन्यूएशन होनी चाहिए, जैसे आपने कंटिन्यूएशन होनी चाहिए। अच्छा, अब पाकिस्तान में जो मेरा एक हमेशा से ये रहा कि जनाब ये जो सेठ कल्चर है इससे बाहर निकलें, आप कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ आएँ, क्योंकि हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो जनाब डीम्यूचुअलाइज हो गई, कॉर्पोरेटाइज हो गई, इंटीग्रेट हो गई सारी चीज़ें उसमें। जनाब आपका जो इस वक्त एग्जिस्टिंग जो हमारा HR सिस्टम है और उसको दुनिया किस तरह से देखती है और उसमें जिद्दत किस तरीके से आ सकती है, जो कि आपका जो कि ERPs है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम है, ये उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है? इमरान साहब, इस वक्त व्हाट वी आर सीइंग एज ए टेक्नोलॉजिस्ट कि आगे हम सबके हाथ में एक मोबाइल है जिसके अंदर ChatGPT हम सब ने डाउनलोड करके रख लिया है। अब डीप सीक भी आ गया बस। एब्सोल्युटली। अब तकरीबन कोई 10 बहुत बड़ी एप्लीकेशन है जिनके जेनरिक ऑप्शंस आ गए हैं, तो आप उनसे गाने लिखवा लें, आप उनसे लीगल केस पढ़वा लें, आप ये सारे काम बड़ी आसानी से उनके साथ कर सकते हैं। तो अब बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए भी ये बड़ा चैलेंज है और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस जो AI है, जो जेन AI जिसका अब सही नाम है, इसको किसी ना किसी हवाले से इस्तेमाल करने की अवेयरनेस शुरू करें। मैं जहाँ भी बात करता हूं, असल मसला यह है कि AI बिल्कुल है आपके पास ChatGPT भी है और आपके भी है, लेकिन मसला यह है कि आप उसको जो प्रॉम्प्ट देना है वो कितना इफेक्टिवली दे पाते हैं। आपने बिल्कुल। फैसल कमर आप हमारे साथ मौजूद हैं, विद परमिशन एक छोटे से ब्रेक की कॉल है। नाज़रीन, फैसल कमर साहब मौजूद हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा में प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। जी फैसल कमर साहब, बात हो रही थी कि इस वक्त इस हमारे जो एक कन्वेंशनल HR सिस्टम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको जब हम जदीद तरीक़ों पर लेकर आते हैं जो इंटरनेशनली इस वक्त चल रहे हैं, तो किस तरह के चैलेंजेस का सामना? एक तो आपने बताया कि जो रिवायती सेठ कल्चर है, और फिर आपने कुछ टैक्सेस के हवाले से भी बात की। इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। पहली बात तो ये है कि जब इन टेक्नोलॉजी से हम मुंह नहीं फेर सकते कि अगर मुझे ये नहीं आता तो मैं इंतज़ार करता हूँ जब मेरा मूड होगा तो मैं सीख लूँगा। हम जिस दुनिया में दाखिल हो गए हैं पोस्ट कोविड एरा में, वहाँ हमारे पास अब ऑप्शन नहीं है। इसलिए पहला स्टेज अवेयरनेस का बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अवेयरनेस नहीं होगी इमरान, एक बहुत बड़ा चैलेंज आपको मैं बड़े आसान तरीके से बताता हूँ कि मिडल ईस्ट के अंदर हमारा जो मेजॉरिटी तबका है वो ड्राइवर्स का है, और पाकिस्तानी और मिडल ईस्ट में अब ड्राइवरलेस गाड़ियां चलनी शुरू हो गई हैं, एक्सपेरिमेंट से आगे चले गए हैं। और हमारे पास ये जो ड्राइवर्स हैं 8-9 लाख लोगों का तबका है, ये इररेलेवेंट होते जाएंगे। जब ये इररेलेवेंट होंगे तो ये पाकिस्तान आएंगे, और हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जहाँ पे 70% बच्चा अभी पढ़ ही नहीं रहा और दुनिया ड्राइवरलेस कॉन्सेप्ट पे चली गई। तो ये बहुत बड़ी थ्रेट भी है पाकिस्तान को। मैं हर फोरम पे जाता हूँ और उनसे एक अच्छा तब होगा, पता है क्या, इससे पहले भी एक किस तरह की मूव आई थी, तो उस वक्त हुआ क्या था कि जनाब वो जब वापस करके अपने वाइंड अप्स करके आए और समेट कर आए, पाकिस्तान में जो है फॉरेक्स अर्निंग ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, तो और हम तो बड़े खुश हो रहे थे कि जनाब डायस्पोरा जो है वो बहुत ठीक ठाक पाकिस्तान में भेज रहा है पैसा। ओ भाई, वो वहाँ से लपेट कर आ रहा है, सारा अपना कम ख़त्म करके आ रहा है, अब वो एक लायबिलिटी बनने जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और साथ ही साथ ये इम्पॉर्टेंट बात ये है कि द सेम गोज़ टू एनी अदर एरिया, कि जहाँ पे हमें अवेयरनेस ट्रेनिंग करानी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि
हमारे इदारे में, आपके इदारे में जब एआई आएगी तो 6 लोगों का काम 2 लोग कर रहे होंगे। ये जो 4 लोग हमारे पास बैठे हुए हैं, इनका अगर आप आज नहीं सोचेंगे कि ये रेलेवेंट कैसे होंगे, क्योंकि ये रेवोल्यूशन तो आएगा। जब कंप्यूटर आ रहा था पाकिस्तान में, ये मिथ तो उस वक्त भी आई थी ना कि जनाब वो सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और फिर तो उससे और एआई का आप क्या मवाजना करेंगे? सर वो अवेयरनेस, और आज दुनिया कोरोना के बाद हम जैसी टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं, हमारी राय में दुनिया कोई 7 से 9 साल आगे बढ़ गई है उस कोरोना के 2 साल के अंदर। ठीक है। तो ये रेवोल्यूशन जिस तेज़ी से इस पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, आप समझते हैं एंथ्रोपिक जैसे स्टार्टअप पे जो अमेज़ॉन ने 50 अरब डॉलर लगाए हुए हैं, ये स्टार्टअप हैं छोटे छोटे। रोज़ हम जब आप बात कर रहे हैं, एक ट्रांजिस्टर जो है आराम से 2 लाख वेरिएबल्स पढ़ चुका है, उसको किताबें दी जा रही हैं, तो ये रोज़ इंटेलिजेंट होता जा रहा है। तो इस इंटेलिजेंस में इसका रेवोल्यूशन बहुत तेज़ी से आएगा, चाहे हम इससे खौफ खाएं या नहीं खौफ खाएं। मेरी तो अर्ज ये है कि अवेयरनेस तो ले लें पहली स्टेप। और ये अवेयरनेस आपने जो कहा ना कि किसको अवेयरनेस चाहिए, सर अवेयरनेस टॉप लेवल पे चाहिए। अवेयरनेस नहीं, टॉप लेवल क्या, पॉलिसी मेकर्स, टॉप लेवल पॉलिसी मेकर, टॉप लेवल चीफ एग्जीक्यूटिव, टॉप लेवल डायरेक्टर्स, बिकॉज हमारे पास हर जनरेशन बोर्ड पे बैठी है। हमारे पास जी भी बैठी है, एक्स भी बैठी है, वाई भी बैठी है। जब तक आपको ये रियलाइजेशन नहीं कराएंगे कि बिजनेस का लैंडस्केप कहाँ जा रहा है, हमें प्रेप करने की ज़रूरत है। कोई नहीं डरा रहा कि आपके पास नौकरियां खत्म, बट यू हैव टाइम टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और अगर हम ये समझ रहे हैं कि प्रिपरेशन के बगैर हम ये जंग जीत जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। और ये आएगा, और ये 100% आएगा। ये प्रोफेशन एरोड करेगा, हमें तैयारी करनी चाहिए, अवेयरनेस उसमें पहला काम है। तो अगेन एचआर कंपनीज जो हैं उनका क्या इसमें रोल है? देखें, एचआर कंपनीज में हम जेन एआई को अपने टूल में इंटीग्रेट करते हैं, तो हम इस वक्त प्रेडिक्टिव एनालिसिस एक आसानी सी कमांड पे देने लग गए। यानी मैं किससे कहूँ कि मुझे बताओ कि मेरे जो एग्जिस्टिंग डेटा है, मैं अगले 3 साल में एचआर बजट कहाँ देखूँ अगर ये इकोनॉमी के हालात हो जाए। तो अब किसी को बनाने की जरूरत नहीं है, वो बने बनाए मिलते हैं। और मुझे डेटा एनालिटिक्स जो है वो सारे आपके पास आ जाएंगे, इन पर्सन टू पर्सन, आपके जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जितने भी आपके, वो हर शख्स की परफॉर्मेंस जो आपको पे स्लिप देखनी है तो अब आप पे स्लिप के लिए इंतजार नहीं करेंगे, आप अपने मोबाइल से कहेंगे मेरी पे स्लिप दे दो उर्दू में ही। अच्छा, यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं कि हमारे पास हमारा जो एआई का जो चैट बॉट है, उससे आप बात कर सकते हैं कि मुझे रिटायरमेंट बेनिफिट का बैलेंस दे दो, मुझे इसको पीडीएफ में भेज दो, मुझे सैलरी स्लिप दे दो। यहाँ तक तो पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता हम कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करते हैं इस एरिया में। ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं? बड़ी जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये कर रही हैं, मिड साइज कर रही हैं, क्या कर रही हैं? और फिर दूसरा, अगर किसी को ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है तो उसके लिए आपका जो असेसमेंट है वो क्या होता है कि हाँ भाई ये कंपनी जो है इस चीज़ के अंदर क्वालिफाई कर सकती है या नहीं कर सकती? आपके भी तो कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे ना? जी बिल्कुल। जो है एक तो अक्रॉस द बोर्ड काम होता है। इट्स अ कॉस्ट सेविंग स्कीम, यू नो द काइंड ऑफ बिजनेस आई एम इन, जिसको बीपीओ भी कहते हैं। तो उस पर लार्जर ऑर्गेनाइजेशन है तो ज़्यादा पैसे बचाए जा सकते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सोल्यूशन है। और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन में हम जाते हैं तो उनसे सिर्फ 3 चीज़ें मांगते हैं। हम ये कहते हैं कि जी आप हमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो दे दें, हमें आप जो है फैसले टाइम पे कर दें, और तीसरा जो चेंज मैनेजमेंट आएगी आप इसे संभाल लें, क्योंकि अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट जो है किसी ऐसे कल्चर में जो कंजीनियल ना हो चेंज के लिए, वहाँ पे नहीं चल सकती। और हम देखते हैं कि अच्छी से अच्छी ग्लोबल प्रोडक्ट जो है किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जहां मैं तैयार नहीं हूं अपने आप को बदलने के लिए, एक प्रोक्रास्टिनेशन होती है जो आपने ये देखने में कल्चर का जिक्र किया। अच्छा, अब ऐसे में अक्रॉस द कंट्री, मिसाल के तौर पे एक एबीसी एक कंपनी है और पूरे पाकिस्तान में अब वहां पे प्रोविंशियल लॉज भी आते हैं, लेबर लॉज भी सारे आते हैं, तो ये उन सब की इंटीग्रेशन भी इसके अंदर हो सकती है? बिल्कुल, लेबर लॉ इनेबल्ड होते हैं ये सारे टूल्स। हम कोई 9 मुल्कों में काम करते हैं, तो जब हम काम करते हैं पाकिस्तान से बाहर, इंटरनेशनली कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है। एब्सोल्युटली, बिकॉज मोरक्को में फ्रेंच है और उसका लोकल लेजिस्लेशन बिल्कुल अलग है, रिटायरमेंट बेनिफिट बिल्कुल अलग है। इसी तरह आप जब इजिप्ट में जाएंगे अलग है, सऊदीया में अलग है।
तो सिस्टम कस्टमाइज्ड होते हैं बिफोर यू स्टार्ट ऑफरिंग योर HRMS। और आप जब उसको लोकलाइज कर देते हैं, लैंग्वेज का बैरियर उसमें से निकाल देते हैं, एनालिटिक्स डाल देते हैं, तो फिर आप ग्लोबल बन जाते हैं इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, एज लॉन्ग एज अगेन आपके पास वो चेंज मैनेजमेंट। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम का जो एक अल्टीमेट एक हमारा जो मकसद है वो यही है कि किस पाकिस्तान मुआशी तौर पर आगे बढ़े, किस तरीके से हम अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करें, क्योंकि हमारी इकॉनमी डॉक्यूमेंट होगी तभी हर पाकिस्तानी उसमें अपना शेयर, जो ड्यू शेयर है, वो दे सकेगा। अब इस पूरी जो इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए जो डिजिटल पेमेंट्स हैं वो भी बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। शाहनवाज महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि डायरेक्टर हैं फिनेक्ट के, और एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। बात यह है कि पाकिस्तान की मईशत को किस तरीके से डॉक्यूमेंट किया जाए, किस तरीके से बेहतर सूरत में आगे बढ़ाया जाए, या मुआशी क़िबला किस तरह से दुरुस्त किया जाए। इसके ऊपर कराची स्टूडियो में फैसल कमर मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है शाहनवाज महमूद साहब ने, जो कि डायरेक्टर हैं फिनेक्ट के। बहुत शुक्रिया शाहनवाज महमूद साहब आपके वक्त का। सबसे पहले, क्योंकि आपकी कंपनी जो है वो QR कोड्स, डिवाइसेस वगैरह बनाती है, तो मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के ऊपर आना चाहूँगा कि किस तरीके से QR कोड्स जो हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उनका क्या किरदार हो सकता है। और फिर एक बहुत बड़ा मसला हमारा होलसेलर और रिटेलर का है, जो कि टैक्स नेट से बाहर है। फिर इसी जो डिजिटल पेमेंट्स हैं वहाँ पर ये मशीन्स जो हैं वो किस तरह का किरदार अदा करिए, ज़रा थोड़ा सा बताइएगा इस बारे में हमें इनिशियली। जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम। जी, बेसिकली जो QR पेमेंट्स हैं ये रास्त का जो नेशनल पेमेंट स्कीम है उसका हिस्सा है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल पेमेंट स्कीम्स भी हैं, जैसे वीज़ा और मास्टर कार्ड। और अब पाकिस्तान ने अपना अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लॉन्च किया है रास्त का पेमेंट सिस्टम। ये जो रास्त का पेमेंट सिस्टम है जी, इसमें इंस्टेंट सेटलमेंट है, ये रिलायबल है सिस्टम, और ये हमारे यहाँ सारी की सारी पेमेंट्स यहीं पे सेटल हो रही हैं, कोई पैसा मुल्क से बाहर नहीं जाता। उसमें बेसिकली आपको पता है कि रास्त में जब लॉन्च हुआ 2021 में, तो इसमें P2P के साथ लॉन्च हुआ, और उसमें जो P2P का एक्सपीरियंस है, यानी पर्सन टू पर्सन पेमेंट का बहुत अच्छा रहा, और उनकी जो वैल्यू है और जो उनकी अमाउंट है वो बहुत बड़ी, यानी 6.4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। तो ये काफी अच्छा नंबर है, और इट मीन्स के जो डिजिटल पेमेंट्स हैं उनका स्कोप बढ़ता जा रहा है। फिर आगे आई बात के पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट्स की, और पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट्स में बेसिकली ये है कि ये कॉन्सेप्ट जब लॉन्च हुआ तो स्टेट बैंक ने सोचा कि चूंकि इस वक्त कार्ड मशीन ज़्यादातर यूज़ होती हैं, पॉस मशीन, तो क्यों ना उसके ऑल्टरनेट के तौर पे हम QR का पेमेंट सिस्टम और जो नेशनल पेमेंट स्कीम है उसके जरिए लॉन्च करें। तो जब स्टेट बैंक ने लॉन्च किया तो इस वक्त तक तकरीबन हमारे हिसाब से 7 लाख 8 लाख से ज़्यादा मर्चेंट्स इस पे ऑन बोर्ड हो चुके हैं। और इसका फायदा सबसे बड़ा ये है, जो मैं आपको बताऊं मर्चेंट के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, एक फायदा ये है कि इंस्टेंट सेटलमेंट है, यानी कि इसकी अगले दिन या उससे अगले दिन नहीं जा रही। कुछ केसेस में मर्चेंट चाहते हैं कि अगले दिन भी चली जाए, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये इंस्टेंट की ऑप्शन मौजूद है। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो इसमें मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, जो कि आमतौर पर कार्ड की ट्रांजैक्शंस के ऊपर, जब आपने देखा होगा मर्चेंट के पास हम जाते हैं तो वो कभी कभी कुछ मर्चेंट्स कहते हैं जी कि इस पर 2% ऐड करना पड़ेगा क्योंकि आपने कार्ड दिया। तो जो रास्त है वो है ही बिल्कुल लो कॉस्ट सोल्यूशन, क्योंकि ये पाकिस्तान का अपना सोल्यूशन है। अगर आप रीजन को देखें तो जैसे चाइना है या दूसरे और कंट्रीज हैं, उनमें भी नेशनल पेमेंट स्कीम्स ने ही सारी डिजिटल पेमेंट्स की ड्राइव को पुश किया है। अच्छा, कुछ हम ऐसे भी देखते हैं कि जनाब वो जो रिटेलर लेवल के ऊपर बहुत सारी जगहों पे जो है आप चीज़ें लें और सिर्फ आपने QR कोड से आपने पेमेंट कर दी, डिजिटल पेमेंट। पाकिस्तान में इंटरनेशनल, इवन अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत तेज़ी से फ़रोग पा रही हैं। हमारे यहाँ क्या इसका स्टेटस है? हमारे यहाँ जी ये है कि ये प्रोसेस शुरू हो गया है, और इसमें बेसिकली जो दूसरे मुल्कों का एक्सपीरियंस सामने आया उसमें यह था कि स्पेशल मशीन्स की बहुत ज़रूरत है,
जो क्योंकि मर्चेंट के पास नोटिफिकेशन का एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। एसएमएस आपको पता है कि उनकी कॉस्ट अब बहुत बढ़ चुकी है, तो बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो एसएमएस को भी डिस्करेज कर रहे हैं। तो अगर रिटेलर के पास सोल्यूशन अगर मौजूद होगा जिसपे कि उसको डिवाइस मौजूद हो जिसके ऊपर उसको पेमेंट नोटिफिकेशन आ रहा हो, तो वो उसके लिए बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर कि वो ना सिर्फ उस दिन की हर ट्रांजैक्शन का ऑडियो नोटिफिकेशन ले सकता है, बल्कि डे एंड पे सारी सेटलमेंट भी सुन सकता है और देख भी सकता है स्क्रीन पे। उससे फायदा ये है कि अगर आप ये देखें कि ये सस्टेनेबिलिटी के लिए एक तो बहुत अच्छा है कि आप पेपरलेस कर रहे हैं, यानी कि रिसीट की भी जरूरत नहीं है, और दूसरा ये है कि मर्चेंट किचन है ताकि उसके लिए कोई दिक्कत ना हो ये जानने में कि ट्रांजैक्शन हुई या नहीं हुई। क्यूआर का आपको पता है कॉन्सेप्ट काफी अरसे से चल रहा है पाकिस्तान में, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। इंडिया में और चाइना में जब इसकी ड्राइव आई तो ये इनिशियल अली पे जैसे है वहां पे चाइना में, या टेंसेंट वाले हैं वीचैट के, उधर से ये शुरू हुआ और फिर ये इंडिया में पेटीएम और दूसरे बड़े बड़े एक्वायरर्स ने और कंपनी ने शुरू किया, तो उसमें एक्सपीरियंस जो है वो डिवाइसेस के साथ ही आया। फिर दूसरा ये कि मर्चेंट चाहता है कि कोई ऐसी डिवाइस हो जिससे उसको जरा उसका यूजर एक्सपीरियंस भी काफी बेहतर हो जाए, तो इसमें कस्टमर और मर्चेंट दोनों को उसी वक्त आ जाता है। तीसरी बात ये है कि इसमें फ्रॉड का चांस नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि पहले ये होता था कि लोग दिखाते, कस्टमर आया उसने दिखा दिया जी कि ये मैंने ट्रांजेक्शन कर दी है स्क्रीनशॉट लेके, अब मर्चेंट को पता ही नहीं चल रहा कि उस नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया, पेमेंट हुई कि नहीं हुई। इस सिस्टम के तहत जो डिवाइसेज हैं उसमें ये होता है कि इमीडिएटली नोटिफिकेशन है, यानी कि चूंकि ये लाइव कनेक्शन पे सारा कुछ चल रहा होता है तो नोटिफिकेशन मशीन मिस नहीं कर सकती। ठीक फैसल, अब दो चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो आपकी जालसाजी किस हद तक रुक सकती है, चाहे वो प्रोडक्ट्स हों या फिर वो सर्टिफिकेट्स हों, वो डिग्रीज हों, ठीक है, और एचआर जो है उसमें उनका तो ताल्लुक़ इसी चीज़ से होता है। फिर दूसरा हमारा जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं उनकी हौसला शिकनी के लिए ज़ाहिर है कि जो डिजिटल पेमेंट है वो एक बहुत मौसर ज़रिया होंगी, और हमारा एक बहुत बड़ा मसला जो है मनी इन सर्कुलेशन का भी है पाकिस्तान में, जो कि ट्रिलियंस के अंदर होता है। तो अब किस तरह से आप देख रहे हैं कि आप इकॉनमी को डिजिटाइज करें या डिजिटलाइज करें, ये सारे मीन्स जो हैं ये कितने बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं लेके इकॉनमी को? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हमारे पास अब फंडिंग मिलने लगी है, आईटी इनिशिएटिव्स की भी जो है वो इंटरनेशनल फंडिंग गवर्नमेंट को मिलती है, जो एफबीआर भी बहुत सारे रिफॉर्म्स को डिजिटलाइज करने की कोशिश में लगा हुआ है, और उसी डिजिटलाइजेशन के हवाले से काफ़ी सारे काम ऑलरेडी हो रहे हैं। डिग्री वेरिफिकेशन का तरीके में ब्लॉकचेन एक बड़ी मौसर टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल ग्लोबली हो रहा है, हमें भी उसे बेंचमार्क करना चाहिए पाकिस्तान के हवाले से, और किसी हद तक पाकिस्तान में ब्लॉकचेन पे काम हो भी रहा है इस नोट को मैनेज करने के लिए। दूसरी तरफ जो हमारे पास डिजिटलाइजेशन, जो इंडिविजुअल डिजिटलाइजेशन है, उसके अंदर जो कंपनीज पब्लिक प्राइवेट सेक्टर साथ मिलके बहुत सारी सपोर्ट की जा सकती है और हो रही है, और आई होप कि वो प्रोसेस कंटिन्यू रहे और तकमील तक पहुँचे। हमारे पास इनिशिएटिव लिए तो जाते हैं, फंडिंग भी ज़रूर आती है, लेकिन आखिरी में उसके जो समरात हैं वो कहीं बीच में रह जाते हैं और बहुत सारे तबादले हो जाते हैं। बिल्कुल होता है, ऐसा हमने देखा ट्रैक एंड ट्रेस के अंदर, हमने देखा कि बहुत पाकिस्तान में देखने में आया। शाहनवाज साहब ये बताइएगा, फैक्ट्री लेवल से लेकर और कंज्यूमर लेवल तक, कंज्यूमर एंड तक, ये जो क्यूआर कोड्स हैं, क्यूआर मशीन्स हैं, क्विक रिस्पांस जो, तो इनकी कितनी इफादियत है जालसाजी के हवाले से, शफाफियत के हवाले से, ट्रांसपेरेंसी और इफेक्टिवनेस के हवाले से? इसमें देखें जी, बेसिकली ये है कि चूंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन में जो यूजेज है एप्स का, खासतौर पे बैंकिंग और वॉलेट एप्स का, उसमें आपको पता है कि वॉलेट ऐप का यूजेज बहुत ज्यादा है, जैसे कि ई वॉलेट प्रोवाइडर लाइक ईबी पैसा और जैज कैश है। अब उसमें उनके जो यूजर है वो बहुत ज्यादा है। अब हमने जो अब तक एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि जो रास्ते भी ट्रांजैक्शंस का फ्लो ज्यादा आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है ये वॉलेट्स की तरफ से, और उसमें मैं आपको कभी कभी आपको बताऊं कि मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि हम लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन अवेयर नहीं, पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत अवेयर है, उनको सारे ट्रेंड्स का पता है, और यहाँ पे अली पे का और दूसरे जो लोगों सबका पता है। तो अगर क्यूआर कोड के हवाले से देखें तो जब हमने इसकी डिप्लॉयमेंट शुरू की तो हमने इसको एज फार एज डीआई खान और डीजी खान में फैलाया, फिर यहाँ पे हमने इसको लड़काना सक्खर वगैरह की तरफ भी डिप्लॉय किया, और यहाँ पे केपी में हमने बहुत इसकी डिप्लॉयमेंट की है, सवा तक। तो जो हमें रिस्पॉन्स आया वो हैरानकुन था,
यानी कि जो पेमेंट्स थी, खासतौर पे जो खवातीन के ब्रांड्स हैं उनके ऊपर जो पेमेंट्स थी डिजिटल मेथड से क्यूआर के जरिए, वो ना सिर्फ ये कि मर्द हज़रात कर रहे थे बल्कि खवातीन ने बहुत में क्यूआर के ऊपर पेमेंट्स की हैं, ऐप निकाल के उसको चला के उसको स्कैन एंड पे करके, तो इंक्लूडिंग इन केपी के। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है कि ये पाकिस्तान में एक ट्रेंड चल पड़ा है कि क्यूआर पेमेंट्स को हम इसको एनकरेज मजीद कर सकते हैं। इसमें एक हिस्सा मेरे ख्याल में ये भी है कि जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये यूटिलिटी कंपनीज हैं, अभी उनके ऊपर वैसे तो वो डिजिटल पेमेंट्स ले रही हैं ऐप्स के जरिए, लेकिन जो वॉक इन कस्टमर्स हैं उनके लिए भी उनको रास्त का क्यूआर ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है। ठीक है, रेगुलेटर ने और आपने अवेयरनेस की बात की सर, आपने अवेयरनेस की बात करी। 25 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर 14 करोड़ सिम्स हो तो मेरे ख्याल से इतनी टेली डेंसिटी तो दुनिया में कहीं नहीं होगी जितनी पाकिस्तान में। हम तो अपनी सिर्फ जब वेरीफाई करने गए थे सिम्स में 2.5-3 करोड़ तो सिम्स हमें वहीं पे ब्लॉक करनी पड़ गई थी। जी शाहनवाज साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसमें आप ये देखें ना कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी डेमोग्राफिक्स में यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उनके यहाँ ये टेंडेंसी है कि नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। तो क्यूआर का जो हमने ट्रेंड देखा है वो अमंग बोथ मैन एंड वुमेन इक्वली देखा है और उसको हमने ये खुशाइन बात है कि जो कस्टमर है वो करने के लिए तैयार है। अब इसमें जो मर्चेंट है वो बेसिकली उसको हमें ज्यादा एनकरेज करने की जरूरत है। सर एक फेयर ऑफ अननोन होता है ना, एक फेयर ऑफ अननोन होता है उसके लिए भी कि जनाब वो कहीं ना कहीं से हुकूमत के पास रिकॉर्ड आ जाएगा, टैक्स नेट के अंदर आ जाएगा, ये सारी मतलब कैश इकॉनमी इसी तरीके से पाकिस्तान में इतनी फरोख पाई है। जी, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग यूज केस है जो गवर्नमेंट ने बनाया रेस्टोरेंट्स के ऊपर, जिसमें कि जो जीएसटी था वो 15% के बजाय 5% हो गया डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर, खासतौर पे कार्ड पेमेंट्स के ऊपर। तो रेस्टोरेंट्स में की वजह से ये इसकी एडॉप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई। सही, हम तो दुआ कर रहे हैं कि जनाब जीएसटी भी जो है वो 18% से 5-6% पे आ जाए तो पूरा मुल्क जो है उसका फायदा होगा और आपका टैक्स रेट कम होगा, टैक्स बेस बढ़ेगा, जो अल्टीमेट एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज महमूद साहब आपका भी और फैसल कमर साहब आपका भी, आप दोनों प्रोग्राम में शरीक रहे, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, जो प्रोग्राम शुरू के इब्तिदाई में हमने बात की थी कि 10 मई को पाकिस्तानी अफवाज ने जो तारीख रकम की है, आज दुनिया उसकी मोतरफ है और अब ये वक्त है कि हम हर पाकिस्तानी को अपना अपना हिस्सा डालना है इस मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए, और वो सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त हो सकती है कि जब पाकिस्तान की इकॉनमी दस्तावेजी सूरत इख्तियार करे, डॉक्यूमेंट हो। तो इसी दुआ के साथ इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।